नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे की, किसानों के आंदोलन की, जानेंगे राहुल के अलग अंदाज की जिससे बीजेपी को लग रहा है डर, जासूसी मामले में जांच के ऐलान की, बात करेंगे लोकसभा सीटों को लेकर पीएम के प्लान पर क्यों पानी फेर रही है कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में बनती बात की और आखिर में बात ओलंपिक में भारत को मिल सकता है गोल्ड। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेगासस महंगाई कृषि कानून रफाल को लेकर आज भी नहीं चली लोकसभा, विपक्ष जासूसी मामले की जांच पर अड़ा। पिछले सप्ताह भी संसद में मचा था हंगामा। कोरोना संक्रमण की दवाओं को बांटने के मामले में फंसे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की फाउंडेशन के खिलाफ जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। उलझता जा रहा है असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद, दोनों राज्यों के सीएम ने केंद्र सरकार से मांगी मदद। शेयर बाजार में आई गिरावट, 124 अंकों की गिरावट के साथ 52,852 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 32 अंकों की गिरावट, 15,824 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आपको याद होगा कि 16 जुलाई को येदियुरप्पा दिल्ली आए थे और उसी समय डीवी लाइव ने साफ कर दिया था कि येदियुरप्पा से बीजेपी हाईकमान ने इस्तीफा मांग लिया है। येदियुरप्पा ने 26 जुलाई तक का वक्त मांगा था क्योंकि इस दिन उनकी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे थे और आज 26 जुलाई को येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्यों हटाए गए येदियुरप्पा और किसे मिल सकती है कर्नाटक की कमान, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में बतौर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 2 साल पूरे किए और आज ही उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। येदियुरप्पा ने विधानसभा में इस्तीफे का ऐलान करते हुए भावुकता से भरा भाषण दिया। येदियुरप्पा ने कहा, राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूँ। मैं राजनीति में रहूंगा, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे केंद्र में मंत्री बनने को कहा था, लेकिन मैंने कर्नाटक में रहना चुना। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में भी भाजपा मुख्यमंत्री बदलना चाहती थी। इसके पीछे बड़ा कारण येदियुरप्पा के प्रति विधायकों का असंतोष था। अनुमान था कि 2 साल पूरे होने के बाद येदियुरप्पा को कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले ही येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। आज इस्तीफे का ऐलान करने के बाद येदियुरप्पा राज्यपाल के आवास पहुंचे और इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद निकले येदियुरप्पा ने कहा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार हो गया है। इस बीच बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण सिंह से राज्य के हालात पर चर्चा की। इसके पहले 16 जुलाई को येदियुरप्पा ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी, जिसके चलते नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को और हवा मिल गई थी। हालांकि येदियुरप्पा ने हाईकमान पर पूरा फैसला छोड़ दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि जो भी निर्णय होगा वो मानने के लिए तैयार हैं। आपको बताते चलें कि मुरुगन निरानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कयास है कि येदियुरप्पा के बाद अब निरानी के सिर पर सीएम का ताज सज सकता है। बता दें, मुरुगन कर्नाटक में खनन एवं भूविज्ञान मंत्री हैं। वे 3 बार से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि निरानी ने अपने दिल्ली दौरे को निजी दौरा बताया है। पहले उत्तराखंड और अब कर्नाटक में बीजेपी सीएम बदल रही है। येदियुरप्पा की कुर्सी चली गई, एक और राज्य का सीएम बीजेपी बदल रही है, लेकिन बदलाव तो देश के किसान भी चाहते हैं। दरअसल किसान तीनों कृषि कानून बदलना चाहते हैं। 8 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कानून वापस नहीं ले रही है। इसे लेकर आज किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कहा है राकेश टिकैत ने, देखिए ये रिपोर्ट। किसान बिल को रद्द करने की किसानों की कोशिश पिछले 8 महीनों से जारी है, लेकिन नतीजा शून्य है, जिसको देखते हुए किसानों ने मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर किसान संसद भी लगाई है। किसानों का कहना है जब तक मानसून सत्र चलेगा किसान संसद भी चलेगी। और आज किसान संसद में महिला शक्ति देखी गई, जिसमें 200 महिलाओं ने प्रदर्शन किया। वहीं सरकार की तरफ से किसानों की बात को अनसुना किए जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी भरे अंदाज में कहा कि हम लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा, हम किसानों के बीच जाएंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। कैमरा और कलम पर पहरा लगाया जा रहा है। पूरे देश को कैप्चर करके रखा गया है। जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। हम लखनऊ को भी दिल्ली बनाने का काम करेंगे। लखनऊ के चारों तरफ रास्ते बंद करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यूपी आंदोलन का प्रदेश है। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया।
12,000 करोड़ रुपए का अब तक बकाया है। योगी सरकार ने गन्ने में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 7-8 राज्यों में किसान को बिजली फ्री है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। गुजरात की सरकार को पुलिस चलाती है। कुछ ऐसा ही यूपी में भी होने वाला है, जहां राज्य को पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी है। टिकैत ने आगे कहा, हमने बंगाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन इसमें क्या गुनाह है? हम किसी से किसी को वोट देने की अपील नहीं करेंगे। किसान चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ होने के दावे गलत हैं। खालिस्तानी समर्थकों को कॉल करके संसद आने की अपील से किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। हम 14 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करेंगे। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात भी की। टिकैत के अलावा योगेंद्र यादव ने कहा कि इस मिशन में यूपी उत्तराखंड में रैली, महापंचायत आयोजित किए जाएंगे। इस मिशन में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ राज्य के मुद्दे भी उठाने का काम होगा। यूपी सरकार ने कुछ समय पहले एमएसपी पर दाने की खरीद के दावे किए थे। हमने आंकड़े इकट्ठा किए तो यूपी में गेहूं की पैदावार 308 लाख टन होती है। 20 जुलाई तक के आंकड़े के मुताबिक 56,08,000 टन यानी 18% खरीद हुई है। राकेश टिकैत के बयान से ये तो साफ है कि किसानों ने सरकार के खिलाफ अपने इरादे और मजबूत कर लिए हैं। ऐसे में सरकार कब तक कर पाएगी किसानों की गुहार को अनसुना? दिल्ली के बाद अब लखनऊ को घेरने की तैयारी है। किसान लखनऊ की घेराबंदी करेंगे। मोदी के बाद अब योगी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वैसे केंद्र सरकार की मुश्किलें विपक्ष ने भी बढ़ा रखी हैं। विपक्ष महंगाई, जासूसी, किसान, रफायल, डीजल, पेट्रोल की कीमत जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरे हुए है। और आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार पर अलग ही अंदाज में निशाना साधते हुए दिखाई दिए। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी आज जब अपने घर से संसद भवन के लिए निकले तो वो ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। ट्रैक्टर के आगे एक बैनर लगा था जिस पर लिखा था, सरकार किसान विरोधी, तीनों कृषि कानून वापस लो, वापस लो। राहुल के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास बीवी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कांग्रेस तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का साथ दे रही है। आज दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर राहुल गांधी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का ये नायाब तरीका इजाद किया। राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा, तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं और इनको वापस लेने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए इन्हें तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी के संसद भवन पहुंचने से साफ हो गया है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगले साल की शुरुआत में पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें किसानों की भूमिका खास रहने वाली है। दूसरी तरफ ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि इस सप्ताह भी संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, वरना जिस तरह से पिछला पूरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया है, इस सप्ताह भी संसद में वही नजारा दोबारा देखने को मिलेगा। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं और अब इसमें उन्हें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया है। दरअसल राहुल गांधी पेगासस जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में या फिर इस मामले में जेपीसी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो क्या ऐलान किया है ममता बनर्जी ने, देखिए रिपोर्ट। पेगासस जासूसी मामले की अब जांच शुरू होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जासूसी मामले की जांच कराने का ऐलान करने के साथ ही इसके लिए एक आयोग का गठन भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस आयोग में कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य दूसरे सदस्य होंगे। आयोग पश्चिम बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जाँच करेगा। आयोग के गठन का ऐलान करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा, हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए हमें ही कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस मामले पर जांच जरूरी है, इसलिए राज्य स्तर पर इसकी जांच शुरू की जा रही है। ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पेगासस मामले में जांच के लिए कमीशन का ऐलान किया गया। ममता ने इससे पहले भी इस मामले की जांच के लिए केंद्र और सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
इस मामले पे विपक्षियों का मानना है कि इजराइल की एक कंपनी NSO ग्रुप के बनाए जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत के कई महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कराई गई। ममता बनर्जी 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आ रही हैं। 28 जुलाई को उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। दिल्ली में वो केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े मोर्चे के गठन पर विचार भी करेंगी और इसे लेकर उन्होंने अपने तेवर भी साफ कर दिए हैं। पेगासस मामले में सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है, लेकिन सरकार को चिंता राजनीति की हो रही है। मोदी सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्लान बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्यों समय से पहले लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है मोदी सरकार? देखिए रिपोर्ट। क्या लोकसभा में सीटों की मौजूदा संख्या को बढ़ाकर 1000 तक की जा सकती है? क्या मोदी सरकार अपने फायदे के लिए निचले सदन की सीटों में करेगी इजाफा? ये सवाल सियासी गलियारों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी के उस दावे के बाद उठाए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाने वाली है। इसके लिए पार्लियामेंट का नया चैम्बर भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है तो फिर आम लोगों की राय भी इस पर ली जानी चाहिए। मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे बीजेपी से संसदीय सहयोगियों द्वारा विश्वसनीय रूप से बताया गया है कि 2024 से पहले लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 1000 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव है। 1000 सीटों वाले नए संसद कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा करने से पहले एक गंभीर सार्वजनिक परामर्श होना चाहिए। वहीं मनीष तिवारी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस की जरूरत है। हमारे जैसे बड़े देश को ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, लेकिन अगर ये इजाफा जनसंख्या के आधार पर किया गया तो इससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा, जो स्वीकार्य नहीं होगा। अब कांग्रेस ने तो सीटों को लेकर अपनी सहमति जता दी है, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो संविधान के मुताबिक लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं। इसमें राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्यों का चयन किया जाता है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आखिरी बार साल 1977 में सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, जिससे 2026 में बढ़ाने का प्रस्ताव है। लेकिन मोदी सरकार अब साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही इस पर विचार कर रही है। जाहिर सी बात है, सरकार के इस विचार पर विपक्ष के साथ एक बार फिर तकरार छेड़नी तय है। लोकसभा में सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे भी अभी इसमें 5 साल का वक्त है, लेकिन मोदी सरकार को कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जिसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सवाल राजस्थान में कांग्रेस की एकजुटता पर भी उठ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की कलह दूर करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। तो क्या है कांग्रेस का ये फॉर्मूला? देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक अरसे से मनमुटाव चल रहा है। आलाकमान के लाख प्रयासों के बाद भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक 2 धड़ों में बंट चुके हैं। अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जयपुर पहुंचे और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें बताया गया कि राजस्थान कैबिनेट विस्तार को लेकर अब कोई भी फैसला आलाकमान करेगा। आलाकमान अब किसी भी मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, इसलिए उसने पंजाब में अपना आदेश देकर मामले को शांत किया और अब राजस्थान में भी आलाकमान वही नीति अपनाने के मूड में दिख रहा है। उस हिसाब से माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने सुलह का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। फॉर्मूला के तहत सचिन पायलट को कांग्रेस संगठन में बड़ी भूमिका मिल सकती है और उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है। वहीं पायलट कैंप के 4 से 5 विधायकों को सीएम गहलोत के कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। बता दें कि राजस्थान कैबिनेट में अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में बड़े फेरबदल होने की संभावना है। कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि राज्य में पार्टी की अंदरूनी कलह से कांग्रेस की छवि को नुकसान हुआ है, इसीलिए अब इसका जल्द से जल्द समाधान खोजना जरूरी है। बता दें कि इस मामले को लगभग 1 साल हो चुका है और पार्टी मध्य प्रदेश जैसी गलती दोहराना नहीं चाहती। तो अब देखना होगा कि क्या पार्टी पंजाब की तरह यहाँ भी सफल हो पाएगी और इस मामले को सुलझा पाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक में भारत को अब तक 1 सिल्वर मेडल मिला है और ये मेडल दिलाया है मीराबाई चानू ने। वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी में चानू ने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है, लेकिन चानू का ये सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है। तो क्यों चानू को मिल सकता है गोल्ड, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
मीराबाई चानू के साथ चीटिंग की गई। क्या चीन ने चालबाजी कर जीता वेट लिफ्टिंग की 49 किलोग्राम कैटेगरी का गोल्ड? इसे लेकर अब एक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक से जो खबर आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चानू का सिल्वर गोल्ड में बदल सकता है। गोल्ड जीतने वाली चीनी वेट लिफ्टर हो जिहुई पर डोपिंग का शक है। एंटी डोपिंग एजेंसी ने होऊ को सैंपल बी टेस्टिंग के लिए बुलाया है। दावा किया जा रहा है कि उनका सैंपल ए क्लीन नहीं है। चीनी एथलीट हो जिहुई आज अपने देश लौटने वाली थी, लेकिन उन्हें रुकने को कहा गया है। किसी भी समय उनका डोपिंग टेस्ट हो सकता है। ओलंपिक इतिहास में पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जब पदक जीतने वाले खिलाड़ी से उसका पदक छीन लिया गया है, और अगर हो जिहुई डोप टेस्ट में फेल रहती हैं तो उनका गोल्ड मेडल भी छीन लिया जाएगा और दूसरे नंबर पर रहने वाली खिलाड़ी को ये मेडल दिया जाएगा। यानी साफ है, मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है, जबकि इंडोनेशिया की केंटिका विंडी को ब्रॉन्ज की जगह पर सिल्वर मेडल दिया जाएगा। इस बीच मीराबाई चानू भारत लौट चुकी हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।